फ्रेंड्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम इसमें जो है लाउज इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि लाउज इक्वेशन अगर हमें सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए लाउज इक्वेशन पता करनी हो तो वो कैसे हम ऑब्टेन करेंगे। फिर हम लाउज इक्वेशन का यूज़ करके हमारी जो ब्रैग इक्वेशन उसको सेटिस्फाई करवाएंगे, यानी कि उसको ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो आपको बेसिक पता चल गया कि इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं। तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो लाउज इक्वेशन के अंदर पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इन 1912 में लाउज ने ये बताया कि अगर हम एक्स रेज का डिफ्रैक्शन करवाना चाहते हैं तो वो क्योंकि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से हो नहीं रहा, प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ रखा है, तो लाउज ने ये बताया था कि आप जो है एक्स रे का डिफ्रैक्शन किस पर करवा सकते हो, जो है क्रिस्टल्स पर करा सकते हो, क्योंकि क्रिस्टल्स की जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस की जो रेंज होती है वो एक्स रेज की वेवलेंथ के ऑर्डर की ही होती है, इसलिए हम जो है इनका डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स का यूज़ करके करवा सकते हैं। तो आप जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाउज इक्वेशन का डेरिवेशन तो आपको यहीं से स्टार्ट करना है। इन 1912 वॉन लाउज सजेस्टेड दैट एक्सरे कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। ठीक है, अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि उन्होंने क्या कंडीशंस ली थी। अब क्योंकि हमने ब्रैग इक्वेशन भी पढ़ी है और लाउज इक्वेशन भी पढ़नी है तो इन दोनों में डायग्राम में क्या डिफरेंस रहेगा पहले उसको समझ लीजिए। देखिए, ब्रैग्स इक्वेशन में हम क्या करते हैं कि दो प्लेन्स लेते हैं, दो प्लेन ले ली और फिर उनके बीच की जब डिस्टेंस लेते हैं तो हम लेते हैं d, इंटरप्लेनर डिस्टेंस लेते हैं। तो एक पॉइंट हम a मानते हैं, एक पॉइंट हम b मानते हैं और एक्स रेज जो हमारी होती है वो इन दोनों पॉइंट्स पर इंसिडेंट होती है। तो डायग्राम हमारा ये बनता है। लेकिन जब लाउज इक्वेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम दो प्लेन्स की बात नहीं करेंगे, वहाँ पर हम दो पॉइंट्स की बात करेंगे। तो वो पॉइंट एक दूसरे के ऊपर नीचे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो दो पॉइंट्स होंगे वो इस तरीके से लेंगे और इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हम d नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेन की बात तो हो ही नहीं रही है और हमें पता है कि जब भी दो पॉइंट्स की बात हो रही होती है तो उनके बीच में कुछ भी रिलेशन हमें दिखाना होता है तो वो हम किससे दिखाते हैं, ट्रांसलेशन वेक्टर से, ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर से दिखाते हैं। तो बिल्कुल ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर t इज इक्वल्स टू जो होता है n1 a1 वेक्टर प्लस n2 a2 वेक्टर प्लस n3 a3 वेक्टर से हम शो करेंगे। ये चीज़ आपको पता चल गई। तो बेसिक डिफरेंस हमने जान लिया, फटाफट से जो है लाउज इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले आपने ये तो बता दिया कि 1912 वॉन लाउज सजेस्टेड दैट एक्स रे कैन बी डिफ्रैक्टेड बाय क्रिस्टल्स। ठीक है, सो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, लेट अस कंसीडर एक क्रिस्टल, क्योंकि हम यहाँ पर पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है थ्योरेटिकली जो है साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। कंसीडर ए क्रिस्टल, लेट एक्स रे इंसिडेंट ऑन टू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा लेटिस प्लेन्स नहीं होंगे, लेटिस पॉइंट्स होंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी जो एक्सरे है वो दो लेटिस पॉइंट्स पर जो है इंसिडेंट हो रही है। एंड क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर बिटवीन दीज टू लेटिस पॉइंट्स A and B is given by, यानी कि जो हमारे दो ये लेटिस पॉइंट्स हैं इनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है वो हम क्या ले लेंगे, वो हम ले लेंगे t वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 a1 वेक्टर प्लस n2 a2 वेक्टर प्लस n3 a3 वेक्टर्स। अब आप कहेंगे ये n1 n2 n3 क्या है, तो ये तो है इंटीजर्स, वेयर n1 n2 एंड n3 आर इंटीजर्स। एंड और a1 a2 a3 हमारी क्या है, आपको पता ही है, आर द बेसिस वेक्टर्स। ठीक है, तो a1 a2 एंड a3 आर द बेसिस वेक्टर्स। तो ये थ्योरी आपको क्लियर हो गई। अब चलिए फटाफट से इसका डायग्राम बनाते हैं। तो फर्स्ट
जो है स्टार्टिंग से हमें एक थ्योरी तो पता चल गई कि हमें क्या थ्योरी लिखनी है। उसके बाद हमने देख लिया कि जो 2 पॉइंट्स लेंगे हम, उनके बीच में जो ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर होगा वो हमने क्या एज्यूम किया है। ठीक है, तो चलिए फिर फटाफट से इसका डायग्राम देखते हैं कि इसमें बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि 2 पॉइंट्स हमने लिए हैं, कोई भी 2 पॉइंट्स हमने ले लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हमने ले लिया ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया बी पॉइंट। ये है हमारा ए पॉइंट और ये है हमारा बी पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पर जो है, इन दोनों पॉइंट्स पर हमारी एक्स रेज जो है वो इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब ये दोनों पॉइंट्स किसी ना किसी प्लेन पर तो होंगे, इसलिए हमने इस तरह से 2 प्लेन बना लिए, लेकिन हमने एज्यूम नहीं करना है 2 प्लेन। ठीक है, चलिए अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि मान लीजिए कि कोई रे जो है एक्स रे वो इस तरह से पैरेलली जो है दोनों आ रही थी, तो इनकी जो डायरेक्शन होगी वो मान ली हमने क्या है n1 कैप है, यानी कि उनकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, n1 वेक्टर है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। और यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद वो जो है n2 डायरेक्शन में जा रही है, हमने मान लिया n2 कैप। ठीक है, तो ये भी इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, डायग्राम सही से बनेगा हमारा। ये हो गई डायरेक्शन n2 कैप और ये भी किस डायरेक्शन में जा रही है, n2 कैप डायरेक्शन में। ठीक है, तो दोनों क्योंकि पैरेलली आ रही थी तो इसलिए हमने n1 कैप और ये हो गई n2 कैप। ठीक है, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से दिखाई दे हमें। तो चलिए फिर ये डायग्राम हमने दोबारा से अच्छे से बना लिया है। ठीक है, तो जो हमारी रेज होगी, जो हमारी इंसिडेंस रेज हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं, n1 कैप, इनकी जो है हमने यूनिट वेक्टर ले लिया है उस डायरेक्शन में, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जिस डायरेक्शन में जा रही है वो ले ली है हमने n2 कैप। ये चीज़ हमें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर जिस एंगल से ये इंसिडेंट हो रही हैं ए पॉइंट पर, उसी एंगल से तो ये वापस जाने वाली है आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा और ये भी एंगल हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, तो जैसे हमने लाउज इक्वेशन में जैसे हमने ब्रैग्स इक्वेशन में किया था, वैसे ही हमें लाउज इक्वेशन में ये जो हमारी रे फर्स्ट है और ये जो हमारी रे सेकंड है, तो रे सेकंड और रे फर्स्ट के बीच में हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है। और पाथ डिफरेंस के लिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि ए से हम जो रे सेकंड है उस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं, और ये जो हमारा पॉइंट बी है उससे हम रे फर्स्ट पर फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाले हैं। तो इस थीटा को जो है हम थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा थीटा। इससे जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब इसको जो नाम है हम दे देते हैं बी एम और इसको नाम दे दिया ए एन। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, सबसे पहले लेटेस्ट ड्रॉ परपेंडिकुलर। कौन से परपेंडिकुलर लिए हैं हमने, ए एन एंड बी एम एज शोन इन डायग्राम। देन अब मुझे आप ये बताइए कि रे सेकेंड और रे फर्स्ट में फिर जो पाथ डिफरेंस रहेगा वो कितना रहेगा। देन पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेस इज। देखिए ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वो किसके लिए किए थे, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए किए थे। तो इस परपेंडिकुलर से अगर पीछे देखा जाए तो दोनों रेस सेम ही पाथ जो है सेम ही पाथ से आ रही हैं, और इस परपेंडिकुलर के बाद ही वो जितनी डिस्टेंस तय करेंगी दोनों सेम ही करेंगी। तो सारा का सारा जो डिफरेंस आने वाला है वो कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, रे फर्स्ट में ए एम और रे सेकेंड में बी एन। इन दोनों में जितना डिफरेंस होगा वही तो हमारा पाथ डिफरेंस होगा। कि जो हमारी रे सेकेंड है उसने कितना ज़्यादा चला रे फर्स्ट से, तो वो कैसे पता चलेगा, इसने तो ए एम डिस्टेंस तय की और इसने बी एन, तो बी एन में से ए एम जो है माइनस कर दें तो हमारा एक्चुअल पाथ डिफरेंस जो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि इससे आगे वो बराबर चलेंगी, इससे पीछे वो बराबर आ रही हैं, तो सारा का सारा डिफरेंस सिर्फ आई यहाँ पर है। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है जिसे हम डेल्टा से शो करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, इसने ज़्यादा तय किया यानी कि बी एन तय किया और इसने कम तय किया यानी कि ए एम तय किया, तो ये हो जाएगा हमारा पाथ डिफरेंस। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस से जो है हमारा नेक्स्ट जो है स्टेप्स निकलेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से
अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जो हमारा एंगल है इसको हम फाई कंसीडर कर लेते हैं। ये जो एंगल है इसको फाई, और ये जो पूरा एंगल है, ये जो पूरा एंगल है इसको आप कोई भी नाम दे दो। मैंने जो है एंगल स्टार यूज़ कर लिया, ठीक है। वैसे ये जो है ना रफ वर्क होगा हमारा, सिर्फ हम समझने के लिए यूज़ करेंगे। मेनली हम इस फाई का यूज़ करेंगे, इसको हम समझने के लिए करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अदरवाइज़ आप सिंपल भी कर सकते हो, ठीक है। एक एंगल से आपका काम चल जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ANB। सबसे पहले हम ANB ट्रायंगल की बात करेंगे। तो इस ट्रायंगल में मुझे आप बताइए कि cos फाई क्या होगा। cos क्या होता है, बेसिकली cos होता है हमारा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना होगा, अगर हम ट्रायंगल ANB की बात करें तो इसमें बेस कितना हो जाएगा हमारा BN, और हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हो जाएगा AB। तो हम वही करने वाले हैं कि सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, BN बाई क्या लिख देंगे, AB। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब AB हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन वेक्टर है, T वेक्टर है, ठीक है। तो AB को हम क्या लिख देंगे, T का मैग्नीट्यूड T से शो करेंगे सिंपली, ठीक है। तो BN हमारा क्या आ जाएगा, BN ये हो गया T इधर ले आइए, ये क्या बन गया, T cos फाई, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब इसी के अंदर आप मुझे एक बात बताइए कि ये कौन सा वेक्टर है, ये है N2 कैप, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि T वेक्टर डॉट N2 कैप बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है, T वेक्टर ये रहा, N2 वेक्टर ये रहा, इन दोनों के बीच में थीटा कितना, एंगल कितना, फाई, ठीक है। तो हम क्या कह देंगे, ये तो हो जाएगा T वेक्टर का मैग्नीट्यूड N2 कैप का जो है मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये तो क्या है, एक यूनिट वेक्टर ही है, तो ये हो जाएगा cos फाई। तो आप कहेंगे ये तो 1 हो जाएगा क्योंकि ये तो यूनिट वेक्टर है, तो ये हो जाएगा T cos फाई। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर, ये सेकंड है, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को जब आप कंपेयर करते हो तो आपने देखा कि BN वो भी T cos फाई है, और T वेक्टर डॉट N2 कैप ये भी T cos फाई है। इसका मतलब BN किसके इक्वल आ गया, तो हमारा BN आ गया किसके इक्वल, T वेक्टर डॉट N2 कैप के इक्वल, ठीक है। और कई बार हम क्या करते हैं कि जब भी हम इसका डेरिवेशन करने पर जाते हैं तब हम क्या करते हैं कि यहाँ तक तो हमने कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि BN तो हमने फाइंड कर लिया, उसके बाद हमें पार्ट डिफरेंस के लिए AM भी तो चाहिए। AM फाइंड करने के लिए हम जाते हैं ट्रायंगल AMB पर। किस पर जाते हैं, ट्रायंगल AMB पर, ठीक है। तो AMB के अंदर अगर देखा जाए तो हमने क्या लिया, एंगल स्टार लिया, ठीक है। एंगल स्टार लिया तो एंगल स्टार के लिए आप cos स्टार कर दीजिए। ये आपका रफ वर्क है, आपको करना नहीं है। यहाँ पर आप सिमिलरली लिख के डायरेक्ट ही कर देंगे कि जैसे BN ये आ गया तो सिमिलरली AN हमारा क्या आ जाएगा, AM हमारा क्या आ जाएगा, AM आ जाएगा T वेक्टर डॉट N1 कैप, ठीक है। तो सिंपली आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको समझना है तो थोड़ा सा देख लीजिए, AM बराबर आप कह देंगे T वेक्टर डॉट N1 कैप। लेकिन ये आया कैसे, देख लेते हैं। cos स्टार अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल में AMB के अंदर cos स्टार क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस ये है हमारी परपेंडिकुलर के सामने AB, तो ये हो जाएगा AB तो नीचे आ गया। अब बताइए बेस कौन सा है, तो बेस हो गया AM। तो बिल्कुल वैसे ही AM हमारा क्या आ जाएगा, AB cos स्टार। AB क्या है, T, तो हमारा AM क्या हो जाएगा, AM बराबर T cos स्टार हो गया ना, ठीक है। तो T cos स्टार हो गया, और हमें पता है कि T और N1 कैप, ये रहा T और ये रहा N1 कैप और T1 कैप में जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे तो वहाँ पर इनके बीच में कितना एंगल है, cos स्टार का एंगल है। तो ये भी सिमिलरली क्या आ जाएगा, T वेक्टर डॉट N1 कैप आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये भी सिंपल आ गया नहीं ये वाला, ठीक है। तो आप सिमिलरली करके AM इज इक्वल्स टू दिस ये शॉर्टकट कर सकते हो। कैसे आया वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये तो बात कर ली। अब हमने जो है हमारे पास BN की वैल्यू भी आ गई, AM की वैल्यू भी आ गई। तो पार्ट डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो जब आप पार्ट डिफरेंस फाइंड करने के लिए जाओगे तो पार्ट डिफरेंस में सबसे पहले BN क्या है हमारा, T वेक्टर डॉट N2 कैप माइनस AM हमारा कितना है, तो AM हमारा ये रहा T वेक्टर डॉट N1 कैप, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तो यहाँ तक जो है हम पूरा साफ कर देते हैं। अब चलते हैं हम आगे।
कि हमारा जो पार्ट डिफरेंस है हमारा ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर टी वेक्टर हम कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा n2 कैप माइनस n1 कैप, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है कि n1 के कैप जो है ये रहा, ठीक है, और n2 कैप ये रहा। इन दोनों में रिलेशन हमें थोड़ा सा देखना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो n1 कैप है इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बाकी डायग्राम अब भूल जाइए। अब हम क्या करते हैं, इस n1 कैप को हमने आगे बढ़ाया। अब n1 कैप इस डायरेक्शन में है ऐसे और n2 कैप ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक कैपिटल N1, कौन सा, कैपिटल N1 जो वेक्टर है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपके पास कि ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा n1 कैप, ये हो गया हमारा n2 कैप और ये हो गया हमारा n, सीधा n ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा n कैप। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए कि जब आप n कैप यानी कि n1 और n2 में रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर n1 कैप प्लस n कैप, अगर ट्रायंगल एडिशन रूल से देखें, वेक्टर का जो एडिशन रूल होता है तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर क्या होगा, n1 प्लस कैपिटल N वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, n2 कैप के इक्वल हो जाएगा ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इस n1 कैप को इधर ले जाएं तो कैपिटल N कैप क्या आ गया हमारा, n2 कैप माइनस n1 कैप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो ये आ जाएगा t वेक्टर डॉट n वेक्टर। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर जो है कुछ नेम्स दे देते हैं ताकि हमें जो है थोड़ी सी सिंप्लिसिटी हो जाए। इसको हम दे देंगे c, इसको हम दे देंगे e और इसको हम दे देंगे d, ठीक है। अगर हम डायग्राम से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो पूरा हमने n वेक्टर लिया है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये आधा आधा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा n/2 और इससे ऊपर हो जाएगा n/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हमारा पार्ट डिफरेंस आ गया ये वाला, ठीक है। अब हमें तो पता है कि पार्ट डिफरेंस चाहे हमारा कुछ भी आए, लेकिन हमारा पार्ट डिफरेंस अगर हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करवाना है, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, n लैम्डा आना चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा t वेक्टर डॉट n वेक्टर कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो इक्वेशन आप देते चलिए, इक्वेशन नंबर, ठीक है। तो इसको जो है इक्वेशन नंबर 7 लगभग यहाँ पर बन जाएगी। तो आपको साथ के साथ जो है हमने इक्वेशन नंबर नहीं दिया, आपको साथ के साथ इक्वेशन नंबर भी देते जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि हमने क्या किया था, हमने टी वेक्टर को कुछ माना था। टी वेक्टर क्या था हमारा, तो आपको पता है कि टी वेक्टर हमारा क्या था, टी वेक्टर था n1 a1 वेक्टर प्लस n2 a2 वेक्टर प्लस n3 a3 वेक्टर, ठीक है। तो अगर इसके टी वेक्टर के n के साथ हम कंपोनेंट वाइज अगर देखें, यानी कि अगर इस इक्वेशन को हम कंपोनेंट की टर्म्स में लिखें तो वहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन 7 इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स की टर्म्स में ये जो है क्या बनेगा, ठीक है। तो सिंपली आप लिख दोगे कि अगर हम a1 की बात करें, a1 वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल्स टू, अगर हम a1 ले रहे हैं तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n1, तो ये हो जाएगा n1 लैम्डा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसी तरह से जब हम a2 वेक्टर डॉट n वेक्टर करेंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, n2 लैम्डा। ये चीज़ भी हमें समझ में आ गई। और इसी तरह से जब हम a3 डॉट n वेक्टर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, n3 लैम्डा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 8, यानी कि इक्वेशन नंबर 7 को हमने किसकी टर्म्स में लिख लिया, कंपोनेंट्स की टर्म में लिख लिया। अब ये तो बहुत सिंपल है। अब हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है
कि A1 A2 A3 हमारी क्या है, बेसिक वेक्टर्स है ना, यानी वेक्टर्स अलोंग यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स वाई और जेड, यानी कि एक्स वाई और जेड के साथ अगर हमें पता चल जाए कि हमारा जो एन वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, तो हम इस डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना। और हमने मान लिया कि A1 के साथ वो जो है अल्फा एंगल बना रहा है, A2 के साथ वो बीटा एंगल बना रहा है और A3 के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे A1n cos अल्फा। ठीक है, तो आप कह दोगे यहाँ पर इफ़ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स मेड बाय क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर विद एन कैप देन, यानी कि जो हमारा क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर यानी कि टी वेक्टर जो है उसके कंपोनेंट्स जो हैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस वो एन वेक्टर के साथ कितने कितने एंगल बना रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में सिंपली हम इन कंपोनेंट्स को क्या लिख देंगे, जो फर्स्ट कंपोनेंट हमारा वो क्या हो जाएगा, A1n cos अल्फा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो N1 है, जो हमारा N1 है, जो हमने N1 लिया है उसको हम क्या मान रहे हैं, NH मान रहे हैं, NH लैम्डा। और इसी तरीके से A2n, ये क्यों आया ये भी हम अभी बात करने वाले हैं, फिलहाल इनको लिख लेते हैं। cos बीटा इज इक्वल्स टू N K लैम्डा। और देन फिर अगर हम बात करें A3n cos गामा इज इक्वल्स टू NL लैम्डा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। सो HKL हमारे क्या होते हैं, मिलर इंडिसेस होते हैं, और मिलर इंडिसेस से जो है N और ये जो है इस फॉर्म में लिखना बहुत ही ईजी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इस फॉर्म में चेंज कर लिया। अब देखिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ट्रायंगल AED। तो अब हम बात करते हैं ट्रायंगल AED के अंदर, और फिर क्योंकि लाउज इक्वेशन तक हमें कैसे ना कैसे करके पहुँचना है तो इसकी स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं। इन ट्रायंगल AED, अगर AED ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो आप कह देंगे साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है, वो है n/2, और हाइपोटेन्यूस कितना है, n2 कैप का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये तो क्या है एक यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा n/2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2 साइन थीटा हो गई। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारी क्या आ जाती है, लाउज इक्वेशन बन जाती है। लाउज इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, लाउज इक्वेशन बनेगी A1, n की जगह हमने क्या लिख देना है, 2 आगे ले, साइन थीटा cos अल्फा इज इक्वल्स टू NH लैम्डा। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा क्या बनेगा, 2A2 साइन थीटा cos बीटा इज इक्वल्स टू NK लैम्डा। थर्ड क्या बन जाएगी, 2A3 साइन थीटा cos गामा इज इक्वल्स टू NL लैम्डा। तो ये हो गई हमारी लाउज इक्वेशन, ये चीज़ हमें समझ में आ गई। तो लाउज इक्वेशन निकालना बहुत ही इजी था। ठीक है, बस हमें डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब लाउज इक्वेशन आ गई, लेकिन लाउज इक्वेशन का यूज़ करके हमें ब्रैग्स इक्वेशन फाइंड करनी है। तो ब्रैग्स इक्वेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, ब्रैग्स, अब इसके आगे जो है ना बहुत ही हल्का सा मैटर रह गया है। अब हमें क्या करना है, देखिए, तो हमने ब्रैग्स इक्वेशन में एक प्रॉपर्टी यूज़ की थी, वो कौन सी थी, वो थी डायरेक्शन कोसाइन वाली। तो डायरेक्शन कोसाइन की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है हमारे पास, कि हम जानते हैं कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है वो कितना होता है, 1 होता है। अब आप कहीं वो है कहाँ पर, तो ये रहा ना, cos अल्फा की वैल्यू यहाँ से, cos बीटा की वैल्यू यहाँ से और cos गामा की वैल्यू उठा करके हम जब यहाँ पर रख देंगे तो सिंपली हमारी जो है ब्रैग्स इक्वेशन हो जाएगी, जो है ब्रैग्स इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से cos अल्फा की वैल्यू अगर फाइंड करें तो cos अल्फा हमारा हो जाता है NH लैम्डा बाय 2A1 साइन थीटा। ठीक है, सिमिलरली सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ से NH लैम्डा बाय 2A1 साइन थीटा इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी प्लस NK लैम्डा बाय 2A2 साइन थीटा इसकी होल स्क्वायर हो जाएगी,
और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हमारा कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एन एल लैम्डा बाई 2a3 साइन थीटा, इसकी भी होल स्क्वायर हो जाएगी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, अब हमें सिंपल सा करना क्या है कि इनको जो है स्क्वायर करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें जो है कॉमन आ सकती हैं सभी में, तो n सभी में है, लैम्डा सभी में है, 2 सभी में है, साइन थीटा सभी में है, तो इन सारी चीज़ों को हम आगे ले आते हैं। तो n हमने आगे ले लिया, लैम्डा हमने आगे ले लिया बाई 2 साइन थीटा हमने आगे ले लिया और इसकी हमने कर ली स्क्वायर। अब अंदर क्या बचता है, अंदर हमारा बचता है h स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर बाई a3 स्क्वायर। अगर यहाँ से देखा जाए तो ये किसकी वैल्यू आ रही है, अब आप कहेंगे वाह ये तो हमें पता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो किसकी वैल्यू होती है, ये होती है इंटरप्लेनर डिस्टेंस की वैल्यू। और इंटरप्लेनर डिस्टेंस क्या होती है, 1 बाई रूट ऑफ h स्क्वायर बाई a1 स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई a3 स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा डायरेक्ट है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/d, अगर 1/d कर दें तो यही वैल्यू सेम आ जाएगी ना। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली है कि d हमारा क्या होता है, d होती है सिंपल सी वैल्यू इसकी रूट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये तो हो जाएगी कि अगर हम यहाँ पर रूट लगाना चाहें तो रूट की स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ये तो यहाँ पर तो 1/d की स्क्वायर आनी चाहिए, तो बिल्कुल यहाँ पर तो स्क्वायर आनी चाहिए, तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, ये हो गया एन लैम्डा बाई 2 साइन थीटा इंटू 1/d स्क्वायर, अरे इसकी तो स्क्वायर है ना, इज इक्वल्स टू 1। अब हम क्या कर देते हैं, सभी में से स्क्वायर रिमूव कर देते हैं। जैसे हम स्क्वायर रिमूव करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी कि एन लैम्डा बाई 2 साइन थीटा इंटू 1/d इज इक्वल्स टू 1। और इसको जो है थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, हमारी जो ब्रैकेट इक्वेशन है वो हमारे पास होगी कौन सी, यहाँ पर इसको कर देते हैं 2d साइन थीटा और उधर ले जाते हैं तो इधर क्या बच जाएगा एन लैम्डा। तो यही तो हमारी थी ब्रैकेट इक्वेशन। तो लीजिए जो है हमने सबसे पहले लाउस इक्वेशन फाइंड की और लाउस इक्वेशन से फिर ब्रैकेट इक्वेशन भी जो है फटाफट से हमने कर ली। तो लाउस से ब्रैकेट इक्वेशन पर आना तो बहुत ही सिंपल था, हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की थी, डायरेक्शन कोसाइंस की जो है प्रॉपर्टी हमें यूज़ की थी। तो चलिए फिर ये हमारी बात हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे जो हमारे नेक्स्ट 3 मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग इंटरप्लेनर डिस्टेंस d। कौन कौन से मेथड हैं, लाउस मेथड है, क्रिस्टल रोटेटिंग मेथड है एंड फिर पाउडर मेथड है।